कार्यवाही का आज तीसरा दिन है और आज चूंकि देखिए एक सर्वसहमति के साथ और संख्या बल के हिसाब से भी ओम बिरला को फिर से लोकसभा स्पीकर चुन लिया गया है। तो ये बाकायदा पूरी औपचारिक परंपरा और औपचारिकता को निभाते हुए बाकायदा प्रधानमंत्री उन्हें अपने कुर्सी तक लेकर जा रहे हैं। ओम बिरला लोकसभा स्पीकर चुने गए हैं। ओम बिरला चुने गए हैं लोकसभा स्पीकर। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम साझा कर रहे हैं। ओम बिरला लोकसभा स्पीकर 18वीं लोकसभा के स्पीकर चुने गए हैं। तो देखिए विपक्ष की तरफ से के सुरेश को उम्मीदवार बनाया गया था। चुनाव ये चल रहा था जिसमें पूरी औपचारिकता निभाते हुए चुनाव पूरा हुआ और ऐसे में ज्यादा वोट चूंकि ओम बिरला को मिले तो लिहाजा ओम बिरला जो है वो लोकसभा स्पीकर चुने गए हैं। तो बड़ी खबर आप तक हम साझा कर रहे हैं। देखिए ओम बिरला जो है वो लोकसभा स्पीकर चुन लिए गए हैं। अभी हमने आपको लोकसभा कार्यवाही की तस्वीरें भी दिखाई। आज लोकसभा के सत्र का तीसरा दिन है और तीसरे दिन ओम बिरला लोकसभा स्पीकर चुन लिए गए हैं। प्रतिद्वंदी के तौर पर विपक्ष ने यानी INDIA ब्लॉक ने के सुरेश को आगे किया था और ये तमाम तरह के आरोप लगाए गए थे कि एक तरफा चीजें की जा रही हैं और ये कहा जा रहा था कि बीजेपी यानी कि सरकार जो है वो परंपरा को तोड़ने का काम कर रही है। और ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो ओम बिरला लोकसभा स्पीकर चुने गए हैं। सीधी तस्वीरें भी आपको लगातार हम दिखा रहे हैं और काफी महत्वपूर्ण तस्वीरें इसलिए हो जाती हैं क्योंकि आजाद भारत में पहली बार लोकसभा स्पीकर के लिए चुनाव किया गया। Very smoothly within 2 days until the election of the Honorable Speaker this morning. I profusely thank him on behalf of the government and Honorable Prime Minister also. I also thank the panel of chairpersons for their valuable contribution. I also thank the Secretary General of Lok Sabha and staff of Lok Sabha Secretariat who have completed the work within the time frame under the guidance of the Speaker pro tem and the panel of chairpersons. On behalf of the entire House, I thank all of them. Once again, I thank all the honourable members for your cooperation. माननीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ये सदन का सौभाग्य है कि आप दूसरी बार इस आसन पर विराजमान हो रहे हैं। आपको और इस पूरे सदन को मेरी तरफ से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं, लेकिन इस पूरे सदन की तरफ से भी आपको अनेक अनेक शुभकामनाएं। अमृत काल के इस महत्वपूर्ण कालखंड में दूसरी बार इस पद पर विराजमान होना बहुत बड़ा दायित्व आपको मिला है और आपका 5 वर्ष का अनुभव और आपके साथ हम लोगों का 5 साल का अनुभव, हम सबका विश्वास है कि आप आने वाले 5 साल हम सबका मार्गदर्शन भी करेंगे और देश की आशा अपेक्षाएं पूर्ण करने के लिए ये सदन अपना दायित्व निभाने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि विनम्र और व्यवहार कुशल व्यक्ति सफल सहज रूप से होता है और आपको तो उसके साथ साथ एक मीठी मीठी मुस्कान भी मिली हुई है। आपके चेहरे को ये मीठी मीठी मुस्कान पूरे सदन को भी प्रसन्न रखती है।
मुझे विश्वास है आप हर कदम पर नए प्रतिमान, नए कीर्तिमान गढ़ते आए हैं। 18वीं लोकसभा में स्पीकर का कार्यभार दूसरी बार संभालना ये अपने आप में एक बड़ा नया रिकॉर्ड बनते हम देख रहे हैं। श्री बलराम जाखड़ जी वो पहले ऐसे अध्यक्ष थे जिन्होंने 5 साल कार्यकाल पूरा करके फिर दोबारा उनको स्पीकर बनने का अवसर मिला था। उसके बाद आप हैं जिन्हें 5 साल पूर्ण करने के बाद दोबारा इस पद पर हासिल होने का अवसर मिला। गत 20 साल का एक ऐसा कालखंड रहा है कि ज्यादातर स्पीकर या तो उसके बाद चुनाव नहीं लड़े हैं या तो जीत करके नहीं आए हैं। आप समझ सकते हैं कि स्पीकर का काम कितना कठिन है कि उसके लिए दोबारा जीतना मुश्किल हो जाता है, लेकिन आप जीत करके आए हैं, इसके लिए एक नया इतिहास आपने गढ़ा। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस सदन में ज्यादातर हमारे सभी माननीय सांसद आपसे परिचित हैं, आपके जीवन से भी परिचित है। और पिछली बार मैंने इस सदन में आपके संबंध में काफी कुछ बातें रखी भी थी और मैं आज उसको दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं एक सांसद के रूप में और हम सभी सांसद के रूप में आप जिस प्रकार से एक सांसद के नाते काम करते हैं, ये भी जानने योग्य है और बहुत कुछ सीखने योग्य है। मुझे विश्वास है कि आपकी कार्यशैली एज ए सांसद भी हमारे जो फर्स्ट टाइमर सांसद हैं, हमारे युवा सांसद हैं, उनको जरूर प्रेरणा देगी। आपने अपने कार्यक्षेत्र में, संसदीय क्षेत्र में स्वस्थ मां और स्वस्थ शिशु एक कमिटमेंट के साथ जो अभियान चलाया है और सुपोषित मां, इस अभियान को आपने जिस प्रकार से अपने क्षेत्र में प्राथमिकता देकर के खुद को इन्वॉल्व करके किया है, वो वाकई प्रेरक है। आपने कोटा के ग्रामीण क्षेत्रों में हॉस्पिटल ऑन व्हील्स, ये भी एक मानव सेवा का उत्तम काम जो राजनीतिक कामों के सिवाय करने वाले कामों में आपने चुना है, वो भी अपने आप में गांव-गांव लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने में मदद कर रहा है। आप नियमित रूप से गरीबों को कपड़े, कंबल, मौसम के अनुसार छाता की जरूरत है छाता, जूते, ऐसी अनेक सुविधाएं समाज के आखिरी तबके के जो लोग हैं उनको खोज करके पहुंचाते हैं। खेलों में प्रोत्साहन देना आपके क्षेत्र के युवकों में, ये आपने एक प्राथमिकता के रूप से काम उठाया है। आपके पिछले कार्यकाल में 17वीं लोकसभा में मैं कहता हूं कि संसदीय इतिहास का वो स्वर्णिम कालखंड रहा है। आपकी अध्यक्षता में संसद में जो ऐतिहासिक निर्णय हुए हैं, आपकी अध्यक्षता में सदन के माध्यम से जो सुधार हुए हैं, ये अपने आप में एक सदन की भी और आपकी भी विरासत है। और भविष्य में 70वीं लोकसभा के संबंध में जब विश्लेषण होंगे, उसके विषय में लिखा जाएगा
तो भारत के भविष्य को नई दिशा देने में आपकी अध्यक्षता वाली 70वीं लोकसभा की बहुत बड़ी भूमिका रही है। आदरणीय अध्यक्ष जी, 17वीं लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य बिल, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक, ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स बिल, कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल, डायरेक्ट टैक्स, विवाद से विश्वास विधेयक, सामाजिक, आर्थिक और राष्ट्रीय महत्व के ऐसे कितने ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कानून 17वीं लोकसभा में आपकी अध्यक्षता के अंदर इस सदन ने पारित किए हैं और देश के लिए एक मजबूत नींव बनाई है। जो कार्य आजादी के 70 साल में नहीं हुए, आपकी अध्यक्षता में इस सदन ने इसको करके दिखाया। आदरणीय अध्यक्ष जी, लोकतंत्र की लंबी यात्रा में कई पड़ाव आते हैं। कुछ अवसर ऐसे होते हैं जब हमें कीर्तिमान स्थापित करने का सौभाग्य मिलता है। 17वीं लोकसभा में उपलब्धियां, मुझे पूरा विश्वास है देश आज भी और भविष्य में उसका गौरव करेगा। आज देश अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए भारत को आधुनिक बनाने की दिशा में जब हर तरह से प्रयास हो रहे हैं, मैं मानता हूं कि ये नया संसद भवन भी अमृतकाल के भविष्य को लिखने का काम करेगा और वो भी आपकी अध्यक्षता में। नए संसद भवन में हम सबका प्रवेश आपकी ही अध्यक्षता में हुआ और आपने संसदीय कार्यप्रणाली को प्रभावी और जिम्मेदार बनाने का कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं और इसलिए लोकतंत्र को मजबूती देने में मदद मिली है। लोकसभा में हम पेपरलेस डिजिटल व्यवस्था से आज काम कर रहे हैं। पहली बार आपने सभी माननीय सांसदों को ब्रीफिंग के लिए एक व्यवस्था खड़ी की। इससे सभी माननीय सांसदों को भी आवश्यक रेफरेंस मटेरियल मिला। उसके कारण सदन की चर्चा अधिक पुष्ट हुई और ये आपका एक अच्छा इनिशिएटिव था जिसने सांसदों में भी विश्वास पैदा किया। हाँ, मैं भी कुछ कह सकता हूं, मैं भी अपने तर्क दे सकता हूं, तो एक आपने अच्छी व्यवस्था को विकसित किया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, G20 भारत की सफलता के एक महत्वपूर्ण पृष्ठ है, लेकिन बहुत कम चर्चा हुई है, वो है P20 और आपके नेतृत्व में G20 देशों के जो पीठासीन अधिकारी हैं, स्पीकर्स हैं, उनका सम्मेलन आपकी अध्यक्षता में हुआ और अब तक P20 के जितने सम्मेलन हुए हैं उसमें ये ऐसा अवसर था कि दुनिया के सर्वाधिक देश आपके निमंत्रण पर भारत आए और बहुत ही उत्तम प्रकार के निर्णय उस समिट में हुए और उसने विश्व में भारत की लोकतंत्र की जो प्रतिष्ठा है उसको गौरव देने में बहुत बड़ा रोल अदा किया है।
आदरणीय अध्यक्ष जी, ये हमारा भवन ये सिर्फ 4 दीवारें नहीं है। हमारा ये संसद 140 करोड़ देशवासियों की आशा का केंद्र है। संसद की कार्यवाही, जवाबदेही और आचरण हमारे देशवासियों के मन में लोकतंत्र के प्रति जो उनकी निष्ठा है उसको और अधिक मजबूत बनाता है। आपके मार्गदर्शन में 17वीं लोकसभा उसकी प्रोडक्टिविटी 25 साल के हाईएस्ट लेवल पर 97% रही और इसके लिए सब माननीय सदस्य तो अभिनंदन के अधिकारी हैं, लेकिन आप विशेष अभिनंदन के अधिकारी हैं। कोरोना जैसे मुश्किल कालखंड में आपने हर सांसद से व्यक्तिगत फोन पर बात करके उनका हाल पूछा। कहीं किसी सांसद की बीमारी की खबर आई तो आपने सदन के अध्यक्ष के नाते व्यक्तिगत रूप से उसकी चिंता की और वो सभी दल के सांसदों से जब मुझे सुनने को मिलता था, मुझे बड़ा गर्व होता था कि जैसे आप इस सदन के परिवार के मुखिया के रूप में उस कोरोना कालखंड में भी व्यक्तिगत चिंता करते थे। कोरोना काल में भी आपने सदन का काम रुकने नहीं दिया। सांसदों ने भी आपके हर सुझाव को सर आंखों पे चढ़ाया। किसी को ऊपर बैठने के लिए कहा तो वो वहां जाके बैठा, किसी को दूसरे जगह पे जाके बैठने के लिए कहा तो वो भी बैठा, लेकिन देश के काम को किसी ने रुकने नहीं दिया। लेकिन आपने ये जो फैसले किए उसका परिणाम है कि हम उस कठिन कालखंड में भी कार्य कर पाए। और ये खुशी की बात है कि कोरोना काल में सदन ने 170% प्रोडक्टिविटी, ये अपने आप में दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हम सब चाहते हैं कि सदन में आचरण, सदन के नियमों का पालन हम सब करें और आपने बड़े सटीक तरीके से, संतुलित करके और कभी कभी कठोरता के साथ भी फैसले लिए हैं। मैं जानता हूं कि ऐसे निर्णय आपको पीड़ा भी देते हैं, लेकिन सदन की गरिमा और व्यक्तिगत पीड़ा के में आपने सदन की गरिमा को पसंद किया और सदन की परंपरा को बनाने का प्रयास किया। ये साहसपूर्ण काम के लिए भी आदरणीय अध्यक्ष जी, आप अभिनंदन के अधिकारी हैं। मुझे विश्वास है आदरणीय अध्यक्ष जी, आप तो सफल होने ही वाले हैं, लेकिन आपकी अध्यक्षता में यह 18वीं लोकसभा भी बहुत सफलतापूर्वक देश के नागरिकों के सपनों को पूर्ण करेगी। मैं फिर एक बार आपको इस महत्वपूर्ण दायित्व के लिए और देश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाले इस सदन की अध्यक्षता के लिए हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। श्री राहुल गांधी जी। Speaker sir, I'd like to congratulate you for your successful election. For the second time that you have been elected, I'd like to congratulate you on behalf of the entire opposition, on behalf of the India Alliance. Speaker sir, this House represents the voice of India's people. And you, Speaker sir, are the final arbiter of that voice. Of course, the government has political power, but the opposition also represents the voice of India's people.
And this time, the opposition represents significantly more voice of the Indian people than it did last time. Speaker, sir, the opposition would like to assist you in doing your work. We would like the House to function often and well. Speaker, sir, it is very important that cooperation happens on the basis of trust. It is very important that the voice of the opposition is allowed to be represented in this House. I'm confident that you will allow us to represent our voice, allow us to speak, allow us to represent the voice of the people of India. Speaker, sir, the question is not how efficiently the House is run. The question is how much of India's voice is being allowed to be heard in this House. So the idea, Speaker, sir, so the idea that you can run the House efficiently by silencing the voice of the opposition is a non-democratic idea. And this election has shown that the people of India expect the opposition to defend the constitution, the Samvidhan of this country. And we are confident that by allowing the opposition to speak, by allowing us to represent the people of India, you will do your duty of defending the constitution of India. I'd like to once again congratulate you, Speaker, sir, and also all the members of the House who have won their election. Thank you very much. श्री अखिलेश यादव जी। लोकसभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष जी को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जहां प्रधानमंत्री जी और हमारे साथी लीडर ऑपोजिशन ने आपको बधाई दी है, वहीं मैं भी उनसे जुड़ करके आपको बधाई देना चाहता हूं। आप इस सदन के स्पीकर दोबारा चुने गए हैं। आपके पास 5 साल का जहां अनुभव रहा है, वहीं आपके पुराने और नए सदन का भी आपको अनुभव रहा है। मैं अपनी तरफ से, अपने साथ के सभी सदस्यों की तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जिस पद पर आप जिस पद पर आप बैठे हैं, इससे बहुत गौरवशाली परंपराएं जुड़ी हुई हैं और हम सब यही मानते हैं कि बिना भेदभाव के आगे बढ़ेगा और लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में आप हर सांसद और हर दल को बराबरी का मौका और सम्मान देंगे। निष्पक्षता इस महान पद की महान जिम्मेदारी है। आप लोकतांत्रिक न्याय के मुख्य न्यायाधीश की तरह बैठे हैं। हम सबकी आपसे अपेक्षा है कि किसी भी जनप्रतिनिधि की आवाज दबाई न जाए और ना ही निष्कासन जैसी कार्रवाई दोबारा सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाएं। आपका अंकुश विपक्ष पे तो रहता ही है, लेकिन आपका अंकुश सत्ता पक्ष पे भी रहे। अध्यक्ष महोदय, आपके इशारे पर सदन चले, इसका उल्टा ना हो। हम आपके हर न्याय संगत फैसले के साथ खड़े हैं। मैं एक बार फिर आपको इस अध्यक्ष पद पर बैठने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं सदन में पहली बार आया हूं, ये नए सदन में। मुझे लगा कि
हमारे स्पीकर की कुर्सी बहुत ऊंची होगी, क्योंकि मैं जिस सदन को छोड़ के आया हूं, अध्यक्ष जी, उसकी कुर्सी बहुत ऊंची है। उस समय भी साथ मैं थे। अध्यक्ष जी किसको कहूं कि ये कुर्सी और ऊंची हो जाए। जहां ये नया सदन है, वही मैं आपकी पीठ के पीछे देख रहा हूं, पत्थर तो सही लगे हैं, सब कुछ अच्छा लगा है, लेकिन कुछ दरार में मुझे कुछ सीमेंट अभी भी लगा दिखाई दे रहा है। अध्यक्ष महोदय, मुझे उम्मीद है कि आप जितना सत्ता पक्ष का सम्मान करेंगे, उतना ही विपक्ष का सम्मान कर करके हमें भी अपनी बात रखने का मौका देंगे। मैं आपको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, हर तरीके के साथ आपके साथ हैं। बहुत धन्यवाद। श्री सौगत राय जी एब्सेंट। सुदीप बंदोपाध्याय जी। Sir, I congratulate you for your becoming second time Honorable Speaker of the House. Sir, my first entry in this Parliament was in 12th Lok Sabha. A long experience I gathered. And what is my impression, sir? That a house doesn't run properly if there is no leader of the opposition officially. But we are glad that now our country has got one leader of the opposition in the parliament. Sir, parliamentary democratic system upon which we are the firm believers, it depends upon the secularism, communal harmony and unity of the country. Somewhere, sir, the floor of the House always depends that what would be the attitude of the Treasury bench. It is my firm belief, and so far parliamentary democratic process is concerned, sir, House belongs to the opposition. This attitude is to be adopted by the ruling party itself. Sir, you may have your good wishes, your good intention, but sometimes you have to bow down to the ruling party's pressure, which my experiences say. Sir, suspension of 150 MPs on one day, it has happened in this country. Sir, it is not desirable, sir. Honorable Prime Minister has mentioned about the introduction and passing of so many bills in the House. We appreciate, but it has happened also only by introducing the bills. It has been passed without any discussion. Sir, I would humbly submit you that let some positive decisions be adopted, that bills be tabled, bills be discussed in a proper manner, and we from the opposition side assure you, sir, we will extend all sorts of cooperation by which the House can run properly and smoothly. Opposition now is in a better strength in this House. So to neglect the opposition should not be the attitude of the Treasury bench. So I would request Honorable Prime Minister and the Treasury bench to come up, to cooperate, that the House runs smoothly and a country of 140 crores of people can actually get some guidance, some hopes that Parliament can contribute for the welfare of the country, for the benefit of the country, for the 140 crore people of this country. Sir, this should be our motto. We want to see that 18th Lok Sabha can run smoothly and can create a history that it has actually reached to its target by running
smoothly for the interest of the nation, keeping secularism and communal harmony intact, and the constitution should be remain upheld and its situation should not ever be allowed to be disturbed. Thank you, sir. Sri T.R. Baluji. Sir, Honorable Speaker, sir, it is my greatest occasion to felicitate you once again in this parliament. Sir, on behalf of my leader, Dr. Thalapathy M.K. Stalin, an illustrious son of illustrious leader, Dr. M. Kalaignar Karunanidhi, on behalf of my party and party in parliament, I wholeheartedly congratulate you on this on this occasion. In fact, when you occupied the exalted chair, it was I am overwhelmingly enthused to appreciate and shower love and affection on you, sir. Sir, you might have been elected in lotus symbol. The lotus is known for I always float in water, over the water. But it don't allow the water to stick onto the lotus. This is a natural thing. Like that, you might have been elected by my BJP friends. Hereafter, there is no politics between you and the house. You don't have any color at all. There is no color at all. So you have to treat each and every opposition as well as ruling party in the same care. So I should only request you, kindly be impartial. Thank you. Lao Sri Krishna. So thank you, sir. On behalf of Telugu Desam Party and Chandrababu Naidu Garu and fellow members of Lok Sabha, 5 crore people of Andhra Pradesh, and on my own behalf, I congratulate you on being elected as Speaker of this House, sir. It is a rare opportunity as a Speaker, being elected and nominated and elected for the second time, sir. There were 5 members before you, and 2 are from Andhra Pradesh. One, Neelam Sanjeev Reddy Garu. Second one, Balayogi Ji Garu. All these 5 members were nominated and elected for 2 times, sir, but somehow they didn't finish the 10-year term, sir. But you have this opportunity to complete this 10-year term, sir. There is some coincidence between both of us, sir. You being a first-time Speaker of this House and me being the first-time member of this House in 17th Lok Sabha, sir. And in the last 5 years, there's some groundbreaking things that have happened, starting with moving from the old parliament to the new parliament, sir, and new bills being passed, new laws being passed, starting with 370, Nari Shakti and Triple Talaq, which empowered the women, and also IPC, sir. And you also encouraged youth, who are the first-time members, who came to this House to speak, to rise up and speak on various issues, sir. In question hour, you've given us the opportunity to speak on to ask supplementary questions. And in the 0 hour also, you encouraged us to speak as much as possible, sir. And the whole experience of digital and also digitalization of the whole proceedings and also the research facilities that are available in the library have been vastly improved in the last 5 years, sir. And I hope it will continue in the next 5 years in your term, sir. And also, with regards to the question hour, sir, with the vigor with which you used to conduct, you used to make sure that most of the questions get answered in this House, sir. And you used to tell ministers to be crisp and answer in a pointed way, and used to give the members enough time to ask their questions, sir. So I hope that tradition will continue. And also remember, sir, during the times of COVID, it was something that no one has seen coming, sir, but you made sure that when everyone was worried how this House will function, you made sure that it has proceeded in a safe way, and also made sure that most of the members could express their views and problems from their state, sir. So I conclude by once again congratulating you, sir, and wishing you
best of times in running the House, sir. I assure you, Telugu Party will support you in the next 5 years in smooth running of this House, sir. Thank you very much. श्री राजीव रंजन सिंह जी। अध्यक्ष महोदय, 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने के लिए मैं आपको हृदय से बधाई देता हूं और 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में भी हम लोगों ने आपकी कार्यशैली देखी। आपने 17वीं लोकसभा में जो संसदीय परंपरा और लोकतंत्र का एक नया कीर्तिमान स्थापित किया था संसद में, आपने उच्च लोकतांत्रिक परंपराओं को स्थापित किया था 17वीं लोकसभा के दौरान। नए सदस्य जो चुन के आए थे, जो पहली बार संसद के सदस्य बने थे, उनको आपने अवसर दिया, मध्यरात्रि तक भी सदन चला के आपने उनको अवसर दिया और उनमें कौशल विकसित किया ताकि वो संसद के कार्यवाही। तो इसी बीच ये बड़ी खबर और ये लोकसभा की कार्यवाही की तस्वीरें हम आपको लाइव दिखा रहे थे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चुन लिया गया है सर्वसम्मति के साथ। हालांकि एंड समय पर विपक्ष की तरफ से, इंडिया ब्लॉक की तरफ से अपने पांव पीछे खींच लिए गए। ओम बिरला को दूसरी बार बड़ा दायित्व मिला, ये पीएम मोदी ने सबसे पहले अपने संबोधन में कहा। ओम बिरला जीत कर आए, इतिहास बना, ओम बिरला हम सभी का मार्गदर्शन करेंगे, ये भी पीएम मोदी ने साफ तौर पर कहा अपने संबोधन में। तो ये बड़ी जानकारी आप तक हम लगातार साझा करें, जहां लोकसभा स्पीकर ओम बिरला चुने गए हैं और सर्वसम्मति के साथ ओम बिरला को दूसरी बार लोकसभा का स्पीकर और अध्यक्ष बना लिया गया है, चुन लिया गया है। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें उनकी कुर्सी तक पहुंचाया। उसके बाद जब संबोधन की बारी आई तो सबसे पहले पीएम मोदी ने संबोधन दिया अपना और इस दौरान सबसे पहले शुभकामनाएं दी और उसके बाद उन्होंने कहा कि जिस तरीके से पूर्व का उनका कार्यकाल रहा है और उसमें उन्होंने बेहतरीन ऐसे फैसले और ऐसे चाहे वो सदन